हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12th का केमिस्ट्री का यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं 2024-25 का। आप सभी का मॉडल क्वेश्चन पेपर कल शाम को ही जारी हो गया था और मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड भी कर दिया है। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ से आप लोग सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्लास 12th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने फिजिक्स का, इंग्लिश कोर का और साथ में आपका यहाँ पर हिंदी कोर का और इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया है। आप लोग वो सारा कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिलहाल यहाँ पर केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देते हैं कि कितना आपको टाइम मिलेगा। तो 3 घंटे आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में टाइम मिलेगा और फुल मार्क्स कितना रहेगा, तो फुल मार्क्स आपका 70 रहेगा। 70 नंबर का यहाँ पर आपका एग्जाम होगा केमिस्ट्री का और 3 घंटे आपको टाइमिंग दिए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, सामान्य निर्देश को, जहाँ से कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए, कुल 48 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 48 क्वेश्चंस यहाँ पर कुल रहेंगे। अब इसमें से सबसे पहले खंड ए यानी कि सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक रहेगा। 25 क्वेश्चन ये आपका MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव एक नंबर के 25 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा खंड बी यानी कि सेक्शन बी, जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 34 तक रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका एक नंबर के रहेंगे, ठीक है। ये सब्जेक्टिव वाले एक नंबर का है, जिसका कि उत्तर आपको एक शब्द में या फिर एक वाक्य में देना होगा। ज़्यादा लॉन्ग आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका आ जाता है खंड सी यानी कि सेक्शन सी, ठीक है, जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 42 तक रहेगा और ये आपका 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसमें मैक्सिमम 150 वर्ड में आंसर करना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका जगह लास्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन डी यानी कि खंड डी। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 48 तक रहेगा और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ से आपका एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया और साथ ही आपको कितना टाइमिंग मिलेगा, फुल मार्क्स कितना रहेगा, मैंने बता दिया। अब चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए है यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला, और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन containing 40 ग्राम ऑफ NaOH in 2 लीटर ऑफ सोल्यूट इज 40 ग्राम NaOH 2 लीटर जलीय विलयन में उपस्थित है। विलयन की मोलारता होगी। तो क्या पूछा जा रहा है, विलयन की मोलारता पूछा है, मतलब कि मोलारिटी पूछा है। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर मोलारिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से। कैपिटल M का मतलब यहाँ पर है हिंदी में मोलारता और इंग्लिश में मोलारिटी, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपका गिवन मास, जिसको कि हम लोग WB से डिनोट करते हैं, ठीक है। गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, MB से डिनोट करते हैं, ठीक है, MB से। इनटू में 1 अपॉन में वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में होगा, तो वॉल्यूम लीटर में होगा, ठीक है। किस में, तो वॉल्यूम यहाँ पर आपका ये लीटर में होगा। अच्छा, अगर वॉल्यूम का अगर आप लोग ml में रखेंगे तो फिर ऊपर आपको यहाँ पर 1 के जगह पर 1000 रखना होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमको यहाँ पर क्वेश्चन में लीटर में दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला ही लीटर में लिख दिया है। चलिए अब यहाँ पर अब सारा कुछ पुट करते हैं, मतलब कि वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर है हमारा WB यानी कि गिवन मास, जो कि है 40 ग्राम, अपॉन में MB रखेंगे यानी कि मोलर मास। तो NaOH का मोलर मास कितना होगा, Na है यानी कि सोडियम, तो सोडियम का हो जाएगा 23 और प्लस में है O यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 और प्लस में आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ने पर आपका ये आ जाएगा 40 ही आएगा। इनटू में 1 अपॉन में यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में, जो कि 2 लीटर दिया हुआ है, तो 40 से 40 कैंसिल और ये 1/2 बचेगा। और 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आपका फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए, आई होप कि आपको बेस्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन, 2CH3Br+ 2Na, और यहाँ पर मतलब किसके साथ कराया जा रहा है, तो ड्राई ईथर के उपस्थिति में ये रिएक्शन कराया जा रहा है और हमको मिल के आ रहा है प्रोडक्ट के रूप में। तो CH3 प्लस में 2NaBr ये वाला मिल रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये कौन सा रिएक्शन है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये जो यहाँ पर आपको ये दिया है, ये कौन सा रिएक्शन है आपको ये बताना है। तो देखिए,
यहाँ से आपका NaBr निकल रहा है, यहाँ पर देखिए NaBr निकल रहा है और यहाँ पर एल्केन आपका बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन होता है, ये होता है आपका उर्ज रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उर्ज रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। उर्ज रिएक्शन हर साल पूछता है, ठीक है, या तो सब्जेक्टिव में पूछेगा या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, किसी भी तरह से करके एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है 110%, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड नंबर वाला, देखिए क्या है। When aqueous solution of NaCl is electrolyzed, the product obtained at cathode is। NaCl के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर प्राप्त होता है। देखिए NaCl है, इसका क्या करना है, when aqueous solution of NaCl is electrolyzed, तो NaCl का जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिएगा इसको हम लोग यहाँ पर कैसे समझेंगे। जो एक्चुअली कैथोड पर मिलता है ना हमेशा, जो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन के लिए कैथोड पर जो हमेशा मिलता है ये आपका हाइड्रोजन मिलता है। क्या हाइड्रोजन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट, यानी कि तीसरा नंबर वाला प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा कि कैथोड पर हमेशा आपको हाइड्रोजन ही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर वाला। देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा वही क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। जहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी सिर्फ और सिर्फ वहीं पर एक्सप्लेन करूँगा, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बताता चलूँगा एक एक करके। देखिए 4th नंबर वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। निम्न में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं होता है, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए। जिस भी एलिमेंट के डी कक्षक में, ठीक है, डी कक्षक में या मतलब डी कक्षक में 1 से लेकर के 9 तक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या तो 1 हो या फिर 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 9 हो, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका संक्रमण होगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका संक्रमण तत्व होगा। लेकिन अगर डी में 0 हो गया या फिर डी में 10 हो गया तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, संक्रमण तत्व नहीं रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर चारों ऑप्शन को देखें तो चारों ऑप्शन में से आपका जो जिंक है यही आपका सही होगा। चलिए मैं आपको इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके समझाता हूँ। देखिए जिंक का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 30 होता है। अगर जिंक का हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आर्गन 18, ठीक है, आर्गन 18 और 4s2 18 2 20 और 3d10 यानी कि 30, आर्गन 18 2 20 और 10 30, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डी कक्षक में इसका 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर डी कक्षक में 1 से लेकर के 9 तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये संक्रमण तत्व होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। लेकिन या तो 0 हो गया या फिर 10 हो गया तो ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि हमसे संक्रमण तत्व नहीं पूछा था। चलिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पर क्या है, CH3CH2Br प्लस KOH और यहाँ पर ये एल्कोहलिक है। यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, आपको दिख रहा होगा ALC, इसका मतलब है एल्कोहलिक, और यहाँ पर A कोई प्रोडक्ट मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर A क्या है, यही आपको बताना है। जो A प्रोडक्ट हमको मिल रहा है ना, ये प्रोडक्ट कौन सा है। तो देखिए ये जो एक्चुअली ये आपका है ना, ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसको मैं यहाँ पर ज़रा सा लिखता हूँ, आप लोग समझिएगा। ये जो है आपका ये CH3, ये है आपका CH2Br और इसको करा रहे हैं किससे, KOH, वो भी एल्कोहलिक ALC, ठीक है, एल्कोहलिक। तो ये आपका एक्चुअली में एलिमिनेशन रिएक्शन है। यहाँ से आपका Br निकलेगा, इस वाले कार्बन से आपका Br निकलेगा, तो बगलवा वाला से आपका क्या निकलेगा, H निकलेगा, यानी कि HBr आपका निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा, ठीक है। और ये आपस में यहाँ पर मतलब ये जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर CH2 बचेगा, CH2, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर आपका ए करेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, अगला है हमारे पास 6 नंबर वाला क्वेश्चन। क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। विलयन का परासरण दाब बढ़ाया जा सकता है। तो विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, परासरण दाब को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यह आपको बताना। तो देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो ऑस्मोटिक प्रेशर का यानी कि परासरण दाब का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एक्चुअली में देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT। क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT, जहाँ पर
आर आपका गैस कांस्टेंट है, तो मतलब ये तो कांस्टेंट है, ये टी यहाँ पर टेम्परेचर है और यहाँ पर सी आपका कंसंट्रेशन है। तो देखिए अगर हमको ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाना है तो या तो हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे या फिर कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे। तो दोनों में से कोई अगर एक इंक्रीज होगा तभी जा करके हमारा यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, या फिर दोनों भी इंक्रीज होगा ना तभी बढ़ेगा। यहाँ पर आर यहाँ पर कांस्टेंट है, इसीलिए आर से यहाँ पर कोई भी डिपेंड है नहीं। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बिलियन का तापमान बढ़ाकर। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो फिर आप लोग यहाँ पर इसको ईजिली आंसर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 7 नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या है 7 नंबर वाला। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज, वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता में वृद्धि होती है जब। तो वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता में वृद्धि कब होगी, इसका क्या कंडीशन है आपको ये बताना है। देखिए तो इसका सीधा सा बात है कि अगर हम लोग डाइल्यूशन को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर इसका कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा, यानी कि तन्यता में वृद्धि होती है, तब वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता भी बढ़ती है। इसीलिए यहाँ पर 7 नंबर वाला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस इज कलरलेस। कलरलेस पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस आयन का जलीय विलयन रंगहीन होगा। रंगहीन यानी कि कलरलेस। तो देखिए यहाँ पर कलरलेस या फिर कलरफुल के लिए कंडीशन क्या होता है, आप लोग सबसे पहले ये समझिए। देखिए इसका भी वही फंडा है। इसका हम लोग मेन यहाँ पर डी कक्षक को चेक करेंगे। अगर जिसका भी डी कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन या फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, डी 0 इलेक्ट्रॉन या फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो सीधा सा बात है कि वो आयन यहाँ पर आपके क्या होगा, रंगहीन होगा, यानी कि कलरलेस होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग चेक कीजिएगा ऑप्शन नंबर 4 के, यानी कि स्कैंडियम 3+ को। देखिए स्कैंडियम एक्चुअली में होता कितना है, इसका परमाणु क्रमांक ये होता है 21। कितना होता है 21, लेकिन यहाँ पर दिया है 3+, यानी कि 3 यहाँ पर निकल जाएगा। 3 निकल जाएगा मतलब कितना बचेगा, 19 बचेगा। एक्चुअली 18 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर 19 नहीं बल्कि 18 बचेगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए 3+ का करेंगे, स्कैंडियम 3+ का, यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ स्कैंडियम और यहाँ पर लिख रहा हूँ 3+, ठीक है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये आर्गन 18 हो जाएगा, ठीक है, आर्गन 18। एक तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा 4s1 से एक निकल जाएगा और एक 3d2 से, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, तो सिर्फ आपका ऑर्गन 18 बचेगा, यानी कि डी में यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए आपका कलरलेस हो जाएगा, यानी कि रंग विहीन या फिर रंगीन बोल सकते हैं, रंगहीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका डी करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला देखिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर वाला, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। तो डायरेक्टली आपको ये स्टेटमेंट दे दिया है। अब ये पूछ रहा है कि स्टेटमेंट किस पर बेस्ड है। अवाष्पशील विलेय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये तथ्य किस नियम के अनुसार है। एक्चुअली ये नियम का ही स्टेटमेंट आपको दे दिया है, और ये अगर आपको याद हो तो किसका स्टेटमेंट है, ये है आपका राउल्ट लॉ का। किसका, राउल्ट लॉ का, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, यानी कि राउल्ट का नियम। इसके बाद देखिए 10th नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। EMF ऑफ अ सेल विथ निकिल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। निकिल तथा कॉपर इलेक्ट्रोड वाले सेल का EMF होगा, और यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक है, E0 Ni2+ से Ni का मान आपको गिवन है, और E0 Cu2+ से Cu का मान आपको यहाँ पर गिवन है। हमको क्या निकालना है, EMF निकालना है। तो देखिए EMF इज इक्वल टू क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ EMF का फॉर्मूला। EMF इज इक्वल टू आपका जाएगा रिडक्शन ऑफ कैथोड, यानी कि मैं यहाँ पर RD लिख देता हूँ, ठीक है, RD रिडक्शन ऑफ कैथोड, यहाँ पर C4 कैथोड है, माइनस क्या होता है, रिडक्शन ऑफ एनोड, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन ऑफ एनोड। अब कैथोड यहाँ पर कौन है, कैथोड है आपका Cu वाला, यानी कि E0 Cu2+ बाई Cu, ठीक है, माइनस में आ जाएगा आपका यहाँ पर E0
Na2+ से Na, ठीक है, ये वाला। अब दोनों का यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए तो ये है 0.34 और यहाँ पर माइनस, और ये है माइनस का 0.25, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 0.35 प्लस में आपका 0.25, जो कि ऐड कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ऐड करने पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर वाला, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर वाला अब यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ Cu2+ इज। तो Cu2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए पिछले ईयर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, और इस बार के मॉडल पेपर में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन डाला है, तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो देखिए Cu2+ का इसलिए पूछा है क्योंकि इसमें आपको अपवाद देखने को मिलेगा। देखिए एक्चुअली में Cu का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक माफ कीजिएगा, परमाणु क्रमांक क्या होता है, Cu का परमाणु क्रमांक होता है 29, और इसका हम लोग अगर करेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये होगा आर्गन 18 और यहाँ पर आ जाएगा 4s1 और यहाँ पर 3d10 आएगा, ठीक है, 3d10। देखिए यहाँ पर s में एक इलेक्ट्रॉन खाली है जबकि d में भर गया, तो यही तो अपवाद है कि d ऑर्बिटल को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर s का एक इलेक्ट्रॉन d के पास चला जाता है, जिससे कि s में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खाली रहता है, और यही अपवाद है। इसीलिए कॉपर का हर साल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, और हमसे पूछा है Cu2+ का। Cu2+ मतलब यहाँ पर ये 27 बच जाएगा, तो दो निकलेंगे कहाँ से, एक तो यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से, यानी कि ऑर्गन 18 रहेगा, ऑर्गन 18 और एक 4s1 से एक निकल जाएगा, और यहाँ पर 3d9 हो जाएगा, एक d वाले से निकल जाएगा। तो ऑर्गन 18 3d9, और यहाँ पर देखते हैं कहाँ पे है ऑर्गन 18 3d9, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस डिपेंड ऑन, यानी कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, आपको बताना है। और ये एक्चुअली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, और लास्ट ईयर भी पूछा गया है, और लास्ट ईयर का आई थिंक ये मॉडल पेपर में भी था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करें ये किस पर डिपेंड करता है, तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा नंबर ऑफ द पार्टिकल। ये सिर्फ और सिर्फ नंबर पर डिपेंड करता है, वो भी किसके, तो पार्टिकल के नंबर पे, यानी कि कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट वन है हमारे पास 13 नंबर वाला, जो कि क्या है, फॉर द हाफ सेल रिएक्शन, और हाफ सेल रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है Ag+ एक्वस है, और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिससे कि ये Ag सॉलिड बन जा रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पर बाकी का नीचे दिया गया, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन विल बी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है, वो भी 298 केल्विन पर, ठीक है। और हमको गिवन है यहाँ पर Ag+ का हमको यहाँ पर वैल्यू गिवन है, और यहाँ पर ई नोट का वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और वही बात हिंदी में बोला है कि 298 केल्विन ताप पर दिए गए समीकरण हेतु अर्ध सेल अभिक्रिया, और यहाँ पर देख सकते हैं अपचयन विभव, ठीक है, अपचयन विभव होगा, और यहाँ पर ये अभिक्रिया दिया हुआ है और आपको यहाँ पर मान दिया हुआ है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा आप लोग। तो देखिए हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करता है, तो हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं ई सेल से। किससे, ई सेल से। और ई सेल इसको अच्छे से लिखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नोट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा एन क्या है, तो कितना इलेक्ट्रॉन है, यही वाला यहाँ पर एन है, अभी आपको बताएंगे। और इनटू में यहाँ पर रहेगा आपका लॉग, और ऊपर में रहेगा आपका प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन में यहाँ पर आपका रहेगा रिएक्टेंट। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। ई नोट सेल का मान हमको गिवन है, जो कि कितना है 0.80 है, माइनस का यहाँ पर 0.0591, और एन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा होगा, तो एक यहाँ पर रखेंगे। और लॉग में यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा है Ag, ठीक है, और Ag सॉलिड है, इसीलिए इसका मान 1 होगा, और ऊपर 1 होगा मतलब, और नीचे हमारा रिएक्टेंट जो कि है Ag+, और Ag+ के यहाँ पर हमको मान गिवन है, जो कि है 0.1, ठीक है, 0.1। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.80, और माइनस का आ जाएगा आपका 0.0591, और यहाँ पर लॉग, और ये
1 अपॉन में है 0.1, तो 0.1 से अगर 1 में डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 10 और ये आपका नीचे हो जाएगा 1, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ये एक्चुअली में हो जाएगा आपका log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इंटू में 1, यानी कि 0.80 में से आपको माइनस करना है 0.591, जो कि एक्चुअली कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा जब आप लोग उसको माइनस कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको माइनस करना है, जो कि कर लीजिएगा 0.741 वोल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए 14 नंबर वाला, ब्यूटेन टू ऑल इज अ, ब्यूटेन टू ऑल है तो ये कैसा है, मतलब कितने डिग्री का एल्कोहल है। तो देखिए इसका सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, इसके बाद आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं खुद से कि ये कितने डिग्री का एल्कोहल है, आपसे यही पूछ रहा है। तो देखिए अगर इसको हम लोग बनाएंगे ना तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH, और 2 पर ही यहाँ पर ऑल ग्रुप है, यानी कि OH यहीं पर आ जाएगा, और यहाँ पर फिर आ जाएगा आपका CH2 और यहाँ पर आ जाएगा CH2। तो यही वाला कार्बन को चेक करेंगे तो एक इधर से और एक इधर से, मतलब कि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो मतलब 2 डिग्री हुआ। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल ये वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर वाला, ये क्या है, फिनॉल है। तो फिनॉल प्लस में C2H5I और ऊपर में ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि C2H5O माइनस और यहाँ पर एनहाइड्रस C2H5OH है, और यहाँ पर हमको ए कुछ मिल रहा है, मतलब कि ये हमको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आपको बताना है कि यही वाला ए क्या है। तो देखिए ये कैसा होता है, देखिएगा आप लोग, ये जो यहाँ पर आपको आई दिख रहा है ना, आई, ये वाला आई यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा C2H5 के साथ में जो ये आई है, आई यहाँ पर ये जो आई है, ये आई इस H को लेकर के निकल जाएगा और ये हमारा सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन बचेगा और ये वाला जाकर के जुड़ जाएगा, मतलब ये सॉरी ऐसा हो जाएगा, समझिएगा। इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ O बचेगा और यहाँ पर ये C2H5 आकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि I जो है H को लेकर के निकल जाएगा। और इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं C6H5, बेंजीन को ऐसे लिख सकते हैं OC2H5, ठीक है। तो ऐसा आपको कहीं पर देखने को मिल रहा है C6H5OC2H5, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज K इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यदि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको ये वाला दिया हुआ है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो देखिए अभिक्रिया की कोटि हम लोग कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर दिया आपको लास्ट में दिया गया है ना यूनिट, इसी यूनिट से हम लोग पता करेंगे। तो सेकेंड इनवर्स यूनिट, तो सेकेंड इनवर्स किसका यूनिट होता है, ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। इसके बाद है 17 नंबर वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शो द हाइएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा आयन सबसे अधिक चुंबकीय आघूर्ण दिखाता है। देखिए सबसे अधिक चुंबकीय आघूर्ण वही आयन दिखाएगा जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से हमको ये चेक करना है कि किसके पास अयुग्मित यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। देखिए मैं यहाँ पर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट का अगर फॉर्मूला बताऊँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि डबल एम से मैंने डिनोट कर दिया, ये होता है अंडर रूट में n इंटू में n+2, ये होता है फॉर्मूला। n यहाँ पर क्या है, तो अयुग्मित यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा। और इन चारों ऑप्शन में से अगर आप लोग Mn2+ का अगर चेक कीजिएगा तो इसका एक्चुअली परमाणु क्रमांक होता है 25, लेकिन यहाँ पर 2+ है, मतलब कि बचेगा 23। तो अगर इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन 18 और यहाँ पर आ जाएगा 3d5, चूंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकला है और दोनों कहाँ से निकला है, तो 4s2 से निकला है, तो 18 5 23 हो गया, ठीक है 23 हो गया। और यहाँ पर देखिए ये जो आपका 3d5 है ना, तो हम लोग जानते हैं कि डी ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं, 5, 1 2 3 4 और 1 5, तो एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन अलग अलग घर में सेपरेट हो जाएंगे, मतलब कि 5 अनपेयर्ड हैं। तो n का मान सबसे ज़्यादा इन चारों ऑप्शन में से 5 निकल के आ जाएगा, जो कि Mn2+ के पास है, इसीलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला था, अदरवाइज मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देता। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 18 नंबर वाला, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन, यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसका में कोबाल्ट की उप सहसंयोजन संख्या और ऑक्सीजन अवस्था क्या है, ये आपको बताना है। देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है
मतलब कि कोबाल्ट, और दिया है En मतलब कि इथिलीन डाई एमीन दिया है, इथिलीन डाई एमीन दिया है, और यहाँ पर Cl2 है, और इस पर पूरा चार्ज कितना है, पूरा चार्ज है प्लस। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है उप सहसंयोजन संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था हमसे पूछा था। देखिए जो ये आपका इथिलीन डाई एमीन है ना, ये एक्चुअली होता क्या है, तो ये होता है, देखिए यहाँ पर CH2 NH2 CH2 NH2, और यहाँ पर ये लोन पेयर होता है 2 यहाँ पर, और एक और यहाँ पर CH2 NH2 इसी के साथ जुड़ा होता है CH2 NH2, और यहाँ पर भी लोन पेयर 2 होते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, इथिलीन डाई एमीन यानी कि En। और देखिए ये अकेला यहाँ पर 2 मतलब यहाँ पर दे सकता है संयोजकता, तो 2 ये देगा, 2 ये देगा, तो 2 × 2 तो 4 यहीं से हो जाएगा, और 2 यहाँ पर ये क्लोरीन वाला है, तो 4 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल कर जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, और हमको निकालना है ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमको जिसका निकालना होता है उसको x मानते हैं, यानी कि कोबाल्ट का x मान लिए, और En का होता है 0 यानी कि 0 × में 2, और प्लस में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्लोरीन का, तो 2 × में -1, क्लोरीन का -1 होता है, और ओवरऑल इस पर है +1 यानी कि आ जाएगा +1 के बराबर, तो x, और यहाँ पर ये जाएगा आपका -2 = +1 यानी कि x = 3। तो सबसे पहले हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आया था 6, और फिर आया हमारे पास 3 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 6 3 ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। इसके बाद 19 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो ऑप्टिकल आइसोमर। देखिए ऑप्टिकल आइसोमर जो सबसे ज़्यादा अगर कोई शो करता है ना एलिमेंट, ये होता है आपका COEN यानी कि इथिलीन डाई एमीन, और इसका होता है होल थ्राइज। ठीक है, होल थ्राइज, और इसके ऊपर रहेगा 3+, इसको यहाँ पर मतलब मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला अगर कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा तो बिना देखे टिक कीजिएगा, क्योंकि यही वाला सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी को बिना देखे टिक कर देना है। चलिए इसके बाद देखिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, 20 नंबर वाला क्वेश्चन, द कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय KMnO4 इज। KMnO4 के द्वारा इथाइल बेंजीन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनने वाला यौगिक है। यहाँ पर देखिए KMnO4 के द्वारा इथाइल बेंजीन के ऑक्सीकरण से बनने वाला हमसे क्या पूछा है, यौगिक पूछा है। तो देखिए KMnO4 एक यहाँ पर मतलब प्रबल है, ठीक है, प्रबल यहाँ पर है, इसीलिए ये क्या करता है कि इथाइल बेंजीन को ये डायरेक्टली COOH में कन्वर्ट करता है, मतलब कि बेंजीन वाला में माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर COOH वाला में कन्वर्ट करता है, मतलब कि कार्बोक्सिलिक वाला में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जस्ट सेकेंड, यहाँ पर आपका आ जाएगा बेंजोइक एसिड आ जाएगा, बेंजोइक एसिड यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपके यहाँ पर बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल बना देगा। इसके बाद देखिए 21 नंबर वाला क्या है, अमोंग द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो निम्न में से प्रबलतम अम्ल है, तो प्रबलतम अम्ल पूछ रहा है, तो प्रबलतम अम्ल कौन होगा ये आपको बताना है। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, देखिएगा आप लोग, इसको हम लोग यहाँ पर कैसे चेक करते हैं। देखिए जितना ज़्यादा यहाँ पर देखिए, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखता हूँ, जैसे फर्स्ट वाले को मैं यहाँ पर थोड़ा सा खोल के लिखता हूँ। देखिए CH3 है, और यहाँ पर है आपका COOH, और सेकेंड वाला है हमारा HCOH। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाला है हमारा CH3, यहाँ पर है CH, और एक यहीं पर CH3 है, और इसके बाद यहाँ पर COOH। इस प्रकार का मतलब ये 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो देखिए जितना ज़्यादा इस प्रकार का ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, मिथाइल या फिर जो भी है ग्रुप, ये लटका जो भी आपको ये ग्रुप देखने को मिलेगा, ये जितना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा यहाँ पर इसका बेसिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कि एसिडिक नेचर इसका कम होगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, प्रबलतम अम्ल पूछा, मतलब कि ये वाला जितना कम होगा उतना बढ़िया अम्ल होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, इसमें कोई भी यहाँ पर ऐसा ग्रुप नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद देखिए 22 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेड्यूस्ड विथ ZnHCl टू गिव हाइड्रोकार्बन। निम्नलिखित में कौन ZnHCl के अवकरण पर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेगा। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा एक्चुअली में यहाँ पर आपको इसको इस प्रकार से समझिए, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर मान लीजिए COO और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3 है, और इसको हम लोग करा रहे हैं Zn, और यहाँ पर
कॉन्सनट्रेटेड एक्चुअली होता है, यहाँ पर इसने डायरेक्ट HCl लिख दिया है, लेकिन ये होता है कॉन्सनट्रेटेड HCl। और ये आपको क्या फॉर्म करके देगा, ये आपको फॉर्म करके देगा CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब कि ये आपको हाइड्रोकार्बन या फिर बोल लीजिए एल्केन आपको फॉर्म करके देगा, या तो हाइड्रोकार्बन बोल लीजिए या फिर एल्केन बोल लीजिए, सेम ही बात है। तो वही हमसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन ZnHCl से अवकरण कर यानी कि रिडक्शन कर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेगा यानी कि एल्केन का निर्माण करेगा। तो जो यहाँ आपका ये वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर ये 2 होगा, एक नहीं बल्कि 2 होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो आपका ब्यूटेन 2 है ना, ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद देखिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज एक्वस सॉल्यूशन अमोंग द फ्लोइंग एमीन इज, निम्नलिखित में कौन सा एमीन जलीय विलयन में प्रबलतम क्षार है। तो ये आपका कौन सा होता है, हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, इथाइल के लिए सबसे पहले आप लोग समझिए, इथाइल के लिए क्या होता है। इथाइल के लिए 2 डिग्री ज़्यादा होता है, इसके बाद 3 डिग्री वाला होता है, इसके बाद 1 डिग्री वाला होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री। और मिथाइल के लिए ही क्या होता है, मिथाइल के लिए ये होता है, यहाँ पर सबसे पहले 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा और फिर ये 0 डिग्री होगा, ये वाला कंडीशन होता है, ठीक है। और यहाँ हमसे क्या पूछा है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज एक्वन सॉल्यूशन अमोंग द फ्लोइंग में से हमसे पूछा है अमोंग द फ्लोइंग। तो देखिए, तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है ना, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, यानी कि एन इथाइल इथेमाइन, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड से यहाँ पर ग्रुप है इसको देने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए 24 नंबर वाला, विच ऑफ द फ्लोइंग एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गिब्रिल्स सिंथेसिस, निम्न में से कौन सा एमीन गिब्रिल संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो जो आपका यहाँ पर एन मिथाइल बेंजाइल एमीन है ना, यही आपका यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। और इसके बाद लास्ट वाला आपका ऑब्जेक्टिव है, ग्लूकोज व्हेन रिड्यूस्ड विथ HI/P गिव्स, HI/P के द्वारा अवकरण करने पर ग्लूकोज निर्मित करता है। तो क्या निर्मित करता है, तो एन हेक्सेन निर्मित करता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने आपको सोल्यूशन करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में सोल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।